पिछली क्लास में डीआरआर को समझा रहा था है। वो डीआरआर समझाते समझाते फिर अचानक जो है उसे रोक दिया था। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व और दूसरा डीआरआई। तो कानूनन कानूनन हमें डीआरआर बनाना पड़ेगा। तो डीआरआर के लिए डिस्कशन करेंगे डिवेंचर्स रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है। तो एज पर सेक्शन 71 ऑफ कंपनी एक्ट हर उस कंपनी को डीआरआर बनाना पड़ेगा जो रिडम्पशन करेगा डिवेंचर्स का। ठीक है। लेकिन कुछ कंपनियों को छोड़कर बाकी सब लोग डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाएंगे। और क्या हो गया? जब डीआरआर बनाया जाएगा तो उसके लिए जर्नल एंट्री भी हो जाएगी और जर्नल एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। कितना बनाया जाएगा तो ये अभी पिछली क्लास में बता ही चुका हूँ। ये 10% ऑफ नॉमिनल वैल्यू। टेन परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू है ना। नॉमिनल वैल्यू। अच्छा, और उसी का जिसका रिडम्पशन करेंगे, सबका नहीं होगा। देखें, एज पर रूल 18(7) ऑफ कंपनीज अमेंडमेंट रूल 2019 द कंपनी शैल कंप्लाई द रिक्वायरमेंट विद रिगार्ड टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट, जिसके बारे में बाद में बताऊंगा, और डिपॉजिट सम इन रिस्पेक्ट ऑफ डिवेंचर्स मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st डे ऑफ मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। जिस साल रिडम्पशन कर रहे हैं उसके पिछले साल के 31 मार्च को हमें डीआरआर बनाना है। जिस साल रिडम्पशन करेंगे उसके पिछले साल के 31 मार्च को बनाया जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब यहाँ पर ये देखना है कि कौन कौन है जिन्हें डीआरआर बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ बताया ना कि डीआरआर तो सभी कंपनियों को बनाना है, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी है जिन्हें डीआरआर बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो लिखेंगे कंपनीज does not required to create डीआरआर। वो कंपनियां जिनको डीआरआर बनाने की ज़रूरत नहीं है, उनमें कौन कौन है? पहला, ऑल
इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, AIFI। दूसरा लिखेंगे ऑल लिस्टेड कंपनीज। लिस्टेड कंपनीज समझते हो किसे कहते हैं? स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो। अगला लिखेंगे ऑल लिस्टेड NBFCs। NBFC मतलब नॉन बैंकिंग, हाँ, फाइनेंशियल कंपनीज। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज ऐसी कंपनियां जो बैंक वाला काम नहीं कर रही हैं, मतलब डिपॉजिट लेने वाला काम नहीं करती हैं, लेकिन लोन देने का यानी कि फाइनेंस में काम जरूर करती हैं। इंश्योरेंस कंपनियां और हाउसिंग लोन कंपनीज है ना, सब पर्सनल लोन वाली कंपनियां भी हैं, ये सब ये सब NBFC में आ जाएगा। अगला ऑल अनलिस्टेड NBFCs ऑल अनलिस्टेड NBFCs। इसके बाद लिखेंगे अगला ऑल लिस्टेड HFCs, हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन। ऑल अनलिस्टेड HFCs। ये वो कंपनियां हैं जो DRR जिनको मैंडेटरी नहीं है। अब बात यह है कि लिस्टेड अनलिस्टेड में फ़र्क क्या होगा, कुछ तो फ़र्क होगा, इसलिए बार बार लिस्टेड अनलिस्टेड लिखा जा रहा है। तो लिस्टेड वालों के लिए बता देता हूँ, लिस्टेड वालों के लिए पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही डिबेंचर्स का DRR बनाने की ज़रूरत नहीं है। पब्लिक एंड प्राइवेट डिबेंचर्स, ठीक है। तो चाहे पब्लिक डिबेंचर इशू कर रखे हों
चाहे प्राइवेट डिबेंचर इश्यू कर रखे हो, रिडेम्पशन करते वक्त दोनों में से किसी के लिए भी नहीं बनाना डीआरआर। लेकिन जो अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड के लिए ये सिर्फ प्राइवेट डिबेंचर्स का डीआरआर मना करता है, पब्लिक के लिए, पब्लिक डिबेंचर के लिए डीआरआर बनाना पड़ेगा। प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर्स, इनके लिए मना करता है, बाकी सबके लिए बना देना पड़ेगा। हाँ, मतलब प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर्स है तो उनके लिए डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर पब्लिक डिबेंचर्स इशू करें इन्होंने तो उन्हें रिडीम करने के लिए डीआरआर बनाना पड़ेगा। क्या लिख दूं? हाँ, लिखा तो है, कंपनीज डज नॉट रिक्वायर टू क्रिएट डीआरआर। प्राइवेट वालों को डीआरआर नहीं देना, यहाँ प्राइवेट पब्लिक दोनों को ही डीआरआर नहीं बनाना, लिस्टेड कंपनियों को डीआरआर नहीं बनाना, और अनलिस्टेड कंपनियों को अनलिस्टेड कंपनियों के लिए क्या करना होगा? लिस्टेड कंपनियां तो नहीं बनाएंगी डीआरआर, लेकिन अनलिस्टेड कंपनियों को डीआरआर बनाना पड़ेगा, वही 10% बनाना पड़ेगा। है? नहीं, कंपनियों के लिए प्राइवेट पब्लिक का कोई मैटर नहीं करता। प्राइवेटली प्लेस्ड का मतलब प्राइवेट को, मतलब अपने खास लोगों को डिबेंचर्स इशू करे हैं, पब्लिकली इशू नहीं किए थे। ठीक है, ये तो डीआरआर के लिए हो गया। डीआरआर के लिए हो गया, अब डीआरआई के लिए समझ लो। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट, रिजर्व इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट, मतलब डीआरआई या डीआरआरआर भाई, डीआरआरआई या डीआरआई। अब ये भी रिडम्पशन के लिए ही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करके चलना पड़ेगा। क्या होता है कि जिस साल डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं उस साल जितने का रिडीम किया जाएगा, कंपनी कहती है उसका कुछ इन्वेस्टमेंट बनाओ, मतलब कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करके और रख दो, रिडम्पशन के वक्त तो तुम्हें पैसा काम आएगा। ठीक है, कंपनी कहती है कि रिडम्पशन के वक्त तुम्हें ये पैसा काम आ जाएगा, अभी इन्वेस्ट कर दो कहीं, और जब रिडम्पशन करना तो ये पैसा निकाल लेना। ठीक है, तो कितना इन्वेस्ट करना होगा, कितना अमाउंट बताया गया है? 15% ऑफ फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू।
जब इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तब उस वक्त जर्नल एंट्री भी बनेगी कुछ, तो जर्नल एंट्री बनेगी डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एक तरह का एसआईटी तो है ये, और आ रहा है और पैसा जा रहा है, तो टू बैंक अकाउंट। इसके बाद जिस दिन रिडम्पशन कर रहे होंगे उस दिन हमें इसे तोड़ना होगा, पैसा निकालना भी तो पड़ेगा। ये तो हमने क्रिएट किया, डीआरआई क्रिएट किया, उसकी एंट्री हो गई। डीआरआई क्रिएट, एसिड है ना हमारा। हाँ, और जब हम डीआरआई को तोड़ेंगे, डीआरआई विड्रॉ करेंगे, तो यही एंट्री पलट जाएगी, तो ये हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई अकाउंट। ठीक है। ये डेट अलग अलग होंगी। ये जो क्रिएट करने की डेट है, ये जो डेट है, ये कौन सी डेट रहेगी? जिस टाइम पे हम वो डिवेंचर ले रहे होंगे, जिस साल रिडीम कर रहे हैं उस साल के अप्रैल महीने की 31 तारीख से पहले बना दो। जैसे रिडम्पशन कर रहे हैं, अगर हम रिडम्पशन कर रहे हैं, मान लेते हैं 30 सितंबर 2024 को, तो 24 वाला जो साल है वो तो यही हो गया ना, 24-25 है। तो ये जो क्रिएशन की डेट है ये बिफोर 30 अप्रैल 2024 होना चाहिए। डन। देखो यही तारीखों पे बस ध्यान देना है। यहाँ पर डीआरआर को बताया कि पिछली साल की, जैसे कि 24-25 है, तो डीआरआर के लिए क्या हो जाएगा फिर 23-24 है ना। डीआरआर को बनाने की जो डेट होगी वो 31 मार्च 2024 रहेगी। और डीआरआई के लिए बात करेंगे, हमने डीआरआई को देखा, तो क्या होगा 30 अप्रैल 2024 से पहले कभी भी। ठीक है। अब यहां बात आती है कि कौन है जो डीआरआई नहीं बना सकते। की डेट तो आ जाएगी, वो रिडम्पशन वाले दिन ना। तो जो डीआरआई नहीं बनाएंगे उनको देखो, all listed NBFCs, all listed HFCs, all other listed companies, other than AIFI banking companies or other FIs, and all unlisted companies which are not NBFC and HFCs. सेम है क्या? तो ये लोग नहीं बनाएंगे डीआरआई, बाकी सब लोग डीआरआई बनाएंगे। इनको क्यों मना करा जा रहा है बनाने से? डीआरआर भी मना कर दिया, डीआरआई भी मना कर दिया, क्यों? नहीं,
इन लोगों के पास बहुत पैसा है। डीआरआर और डीआरआई इसलिए बनाया जाता है इसके पैसे क्योंकि जब रिडम्पशन होगा तो पैसे ना कम पड़े। इनके पास तो ये तो खुद नोटों की गद्दी पे सोते हैं। इनके पास पैसे की कमी थोड़ी है, इसलिए इन्हें जरूरी नहीं है। बाकी जो है एज पर द केस में भी, जैसा केस होगा उस हिसाब से डीआरआर डीआरआई चलाया जाएगा। जर्नल एंट्री का पोर्शन देखते हैं। लिस्टेड कंपनी अगर पब्लिक ने इशू करी लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, पब्लिक है, हाँ लिस्टेड में तो सबके लिए बनेगा। लिस्टेड में सबके लिए बनेगा, ठीक। अब बस अब जर्नल एंट्रियां रहती है बताने को। जर्नल एंट्री में सबसे पहले क्या हो रहा है, आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स अलॉट कर देने के बाद, अलॉटमेंट मतलब डिबेंचर इशू करे, अलॉट हो गए, कॉल वॉल आ गई, सब कुछ हो गया, हमें क्या करना है अब, सबसे पहले डीआरआर बनाना है। बना दिया, इसकी एंट्री तो बताई दी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर अकाउंट। फिर एक तरफ इन्वेस्टमेंट अपना बनाना है, तो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर खत्म करना है, हो सकता है कि खत्म करने से पहले ब्याज लेना हो, तो उस इन्वेस्टमेंट पे ब्याज भी तो मिलेगा, तो ब्याज मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। इंटरेस्ट हमारी इनकम होती है ना। हाँ, जब उस इन्वेस्टमेंट पे इनकम मिल रहा है तो वो इनकम, इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो इनकम हो गया। हाँ, इसके बाद उस इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एक तो ये बात हो गई, डीआरआर डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट बनाया, डीआरआई बनाया, डीआरआई से इंटरेस्ट लिया और उस इंटरेस्ट को प्रॉफिट लॉस अकाउंट में भेज दिया। कुल मिला के 4 एंट्रियां हो गई है। यहां पर तो फिर वही रिपीट कर दिया है। Considering the fact that interest is received every year through cash and bank account and it is not reinvested in the illustration given in chapter, the same has been considered and hence interest on DRR investment is not credited to DRR account. हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग डीआरआर अकाउंट इन्वेस्टमेंट मतलब डीआरआर का जो इन्वेस्टमेंट है हम उस इन्वेस्टमेंट को दोबारा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और सॉरी जैसे डीआरआई किया उस पर ब्याज मिला, उस ब्याज को हम दोबारा से इन्वेस्ट नहीं करेंगे एज पर द सिलेबस। देखो बात क्या है, बात यह है कि हमने डीआरआई बनाया तो डीआरआई टू बैंक करा, बैंक, अब इससे हमें ब्याज भी तो मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, बैंक टू इंटरेस्ट ऑन डीआरआई, यही तो लिखेंगे। तो कह रहा है ऐसे ही लिखना है, उस इन्वेस्टमेंट को उस इंटरेस्ट को दोबारा इन्वेस्ट नहीं करोगे डीआरआई में, मतलब ये वाला काम करना है, ये नहीं करना। हम ऐसा लिख देते हैं बैंक ऊपर, हाँ पैसा मिला टू इंटरेस्ट अकाउंट है, और इसको जब ट्रांसफर करेंगे तो इसे इन्वेस्टमेंट में फिर से ले जाकर जोड़ देना है, ऐसा काम नहीं करना।
मैंने दोबारा लिख दिया ना ये चीज। बैंक टू इंटरेस्ट है, इस इंटरेस्ट को हमें क्या करना है, पीएल में भेजना है। क्या है, दिमाग कहाँ चल रहा है मेरा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमें तो बोला गया है कि ये करो, यही तो बोला करने को, और यही करना है। ऐसा मत कर लेना कि इस इंटरेस्ट के अमाउंट को फिर से ले जाकर और इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर दे, डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट फिर से कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जो पैसा आएगा तो बिजनेस में भेज दो। आगे है, जब सारा कुछ कर दिया हमने, डीआरआर बना दिया है, डीआरआर बनाया, फिर डीआरआई बनाया, डीआरआई का इंटरेस्ट हमने ले लिया, इंटरेस्ट ऑन डीआरआई ले लिया। अब अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसे तोड़ेंगे, एनकैश करेंगे, ताकि हमारे पास हमारा पैसा आ जाए। टाइम है ना, जैसे अगर मैं 30 सितंबर को रिडीम कर रहा हूं, तो मैंने ये इन्वेस्टमेंट तो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में बनाया होगा कभी, मैं मान लेता हूँ 1 अप्रैल को ही बनाया है। तो अब 1 अप्रैल को इन्वेस्ट किया था, आज 30 सितंबर को मैं वो पैसा वापस चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अपने डिबेंचर्स पे पैसा देना है वापस। तो मैं वो 30 तारीख को इस इन्वेस्टमेंट को तोड़ दूंगा, तो तोड़ूंगा तो पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट, देन ड्यू की एंट्री, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, देन पेमेंट की एंट्री, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कोई दिक्कत? वो इन्वेस्टमेंट तोड़ा, डीआरआई तोड़ा, पैसा आया, और वो पैसा हमने डिबेंचर होल्डर्स को देना शुरू कर दिया। ठीक है ना, सारा काम हो जाने के बाद सब निपट गया, डिबेंचर होल्डर सारे चले गए वापस, लेकिन मालिक तो अभी कंफ्यूजन में रह गया। सब कुछ हो गया, लेकिन जो डीआरआर क्रिएट किया था इसका क्या करा हमने, इसको अब हम ट्रांसफर कर देंगे जनरल रिजर्व में। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या था? इसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, तो डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। जितने का हमने डीआरआर बनाया था तो सारा पैसा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। ये है मेथड्स। अगर डीआरआर और डीआरआई का हिसाब समझ में आ गया है तो ये मेथड अब आसानी से समझ में आ जाएंगे। बढ़े आगे। of the syllabus of accounting will not cover in the chapter. इसमें वाला चार मेथड बताए थे ना रिडम्पशन के, पिछली क्लास में बताए होंगे कहीं पर, ये रहे, लमसम, इंस्टॉलमेंट, ओपन मार्केट और कन्वर्जन। तो ओपन मार्केट के लिए बोला हुआ है कि इसे फाउंडेशन लेवल में अपने सिलेबस से बाहर कर दो। और अच्छा खासा खतरनाक हिस्सा था ये। ठीक है, तो हमें तीन ही मेथड पढ़ने हैं, तीनों को देख लेते हैं।
तो लमसम क्या कहता है कि लमसम का मतलब है कि सारा पैसा एक ही बार में वापस कर दो। तो जब सारा पैसा एक ही बार में वापस करेंगे तो हमें करना क्या होगा इस केस में, डीआरआर बनाना है, डीआरआई बनाना है। अगर इंटरेस्ट ऑन डीआरआई है तो वो ले लो अपना, है। फिर डीआरआई को तोड़ो, डीआरआई को पैसा आ जाएगा और उसके बाद रिडीम कर दो। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अब रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स वाला काम करेंगे तो पहले ड्यू करेंगे, उसके बाद पे कर देंगे। ड्यू की और पे की एंट्री क्या हो जाएगी, पूरी बैलेंस को सेव ड्यू कर देंगे। ड्यू की एंट्री जो भी डिबेंचर होगा उतने परसेंट डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। ये ड्यू की हो गई। और जब पे कर रहे हैं तो पे की एंट्री डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पानी इसके बाद इंस्टॉलमेंट को समझना है। पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। जब इंस्टॉलमेंट की बात आती है तो बता दिया जाता है कि रिडम्पशन कितने साल बाद शुरू हो रहा है और किस तरीके से रिडीम किया जा रहा है। थोड़ा थोड़ा रिडीम कर रहे हैं कि पूरा कर रहे हैं, है ना। तो थोड़ा थोड़ा रिडीम करते हैं तो ऐसे में मान लेते हैं कि 5 लाख डिबेंचर रिडीम करने जा रहे हैं 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स पर, तो सारे 1-1 लाख के हो जाएंगे। हैं, और रिडीमेबल पार है या प्रीमियम है वो भी बता दिया होगा। चलो ठीक है। इसके बाद आगे जो है डेट बताई होगी कि स्टार्ट हो रहा है 30 सितंबर 2024 से और हाफ ईयरली बेसिस पे रिडीम करेंगे, यानी हर 6 महीने पे रिडीम किया जाएगा। तो पहला रिडम्पशन 30/9 को होगा, उसके बाद 31 मार्च 25 को हो जाएगा, देन 30/9/25, फिर 31 मार्च 26 एंड देन 30 मार्च 26। तो इन तारीखों को इन सभी तारीखों को क्या करना है, पे करते चलना है। तो इसमें भी तुम्हें डीआरआर और डीआरआई सब चलाना पड़ेगा। डीआरआर जो बनेगा वो डीआरआर तो एक ही बार बनेगा, पूरे 5 लाख पे बनेगा
तारीख बनेगी 31 मार्च 2024। जो DRR एक ही बना पूरे 5 लाख पे, लेकिन जो DRI है वो साल के अकॉर्डिंग चलेगा। जैसे 24-25 है ना, तो 24-25 में कितना रिडम्पशन किया, तो 24-25 में ये दोनों रिडम्पशन किए हैं, 1 लाख और 1 लाख, तो 2 लाख। तो जब DRI बनेगा वो बनेगा 2 लाख पे। तारीख क्या रहेगी, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। तो 1 अप्रैल ही मान लेते हैं ना। एक तो ये बात हो गई। एक तो ये बात हो गई। इसके बाद ये 30 तारीख आ जाएगा, फिर 30 तारीख आएगा तो उस दिन ये DRI जो है इसे तोड़ा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन DRI लगाएंगे, है ना। तो 2 लाख इन दोनों के लिए है। 2 लाख का कितना परसेंट, 15%। तो दोनों के लिए हम जो है तोड़ेंगे, DRI को तोड़ा जाएगा। कब कब तोड़ा जाएगा, एक से ये तो बनाने का है, तोड़ने का तो तोड़ने से पहले ब्याज है। ब्याज जो है वो बैंक अपने हिसाब से दे रहा होगा, 6 माही ब्याज दे रहा है कि सालाना ब्याज दे रहा है वो बैंक जाने। हम मान के चल रहे हैं कि 6 माही ब्रांच इंटरेस्ट देगा, मिलेगा। तो इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो मिलेगा 30/9/2024 को, और इसी दिन DRI विड्रॉ कर दिया जाएगा। DRI विड्रॉ करेंगे, लेकिन केवल 1 लाख। 1 लाख ही विड्रॉ होगा ना, क्योंकि पहला इंस्टॉलमेंट, ये तो पहला इंस्टॉलमेंट पे करने जा रहे हैं। एंड देन रिडम्पशन ड्यू होगा, हो जाएगा रिडम्पशन ड्यू, इसी तारीख को ही होगा। फिर पेमेंट करेंगे, वही 1 लाख रुपया पे कर देंगे। इंस्टॉलमेंट में ऐसे ही है, ये पहला इंस्टॉलमेंट हो गया। अब दूसरा जो है, इस दूसरे के लिए फिर से यहाँ से लेके यहाँ तक की एंट्रियाँ सारी करेंगे। DRI तो एक ही बार में 5 लाख हो गया। अच्छा DRR, सॉरी, DRI भी हमने 2 लाख का तो बना ही दिया था। ब्याज लगेगा, सॉरी, जो है कि यहाँ से यहाँ तक ब्याज जो लगेगा वो इसका लगेगा। तो ये भी हो जाएगा, मतलब ये सारी एंट्रियां दोबारा करनी है, तारीख बदल जाएगी अब। हाँ रुक तो जाओ, वो तो एकदम ईयर एंड पे आती है ना, अभी तो हम इंस्टॉलमेंट निपटा रहे हैं अपनी। तो इंटरेस्ट लगेगा, DRI विड्रॉ करेंगे, रिडम्पशन ड्यू करेंगे, फिर पेमेंट कर देंगे, एंड देन ट्रांसफर वाली एंट्री आ जाएगी। ट्रांसफर वाली एंट्री हो जाएगी, इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इंटरेस्ट कितना बनेगा, तो वो हमने दोनों बार देख ही लिया, दोनों को जोड़कर, और ये 31 मार्च 2024 को ट्रांसफर कर दिया। साल में कितनी बार भी ब्याज दो, लेकिन ट्रांसफर एंट्री एक ही बार होगी, दोनों को सबको जोड़कर। हो गया। एंड देन तीसरे नंबर पे फिर ये करेंगे, चौथे नंबर पे ये, फिर 5वें नंबर पे ये, बार बार यही चीज चलाते जाना है। एट द एंड कब, 30/9/2026 है ना। तो DRR को
ट्रांसफर करेंगे जनरल रिजर्व में। सारा DRI जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा और तारीख डलेगी, तारीख जो है डलेगी वो डलेगी 31/3/2027, ईयर एंड। ठीक है, इंस्टॉलमेंट में बस यही है, रिपीट करते चलना है, रिपीट करते चलना है। 1 2 3 4, ये 4 एंट्रियां बार बार रिपीट करनी है। अब एक और रहता है कन्वर्जन। ओपन मार्केट जो कि सिलेबस से हट गया और कन्वर्जन है ही नहीं, अभी तक तो नहीं दिखा, है ही नहीं, कन्वर्जन है ही नहीं। तो कुल मिला के यही इतना है। अगली क्लास में इसके क्वेश्चंस करवा दूंगा।